नमस्कार, स्वागत है आप सबका 11 जनवरी के द हिंदू एनालिसिस के अंदर। और हम देखने जा रहे हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एग्जाम के लिए। सबसे पहले तो आपके सामने है ट्रंप सेंटेंस्ड इन हश मनी केस। ये हश मनी केस है क्या? हाउ इज इट अगेंस्ट द एथिकल पैरामीटर्स? जीएस पेपर 4 पर्सपेक्टिव, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड के पर्सपेक्टिव से हम इस आर्टिकल को पढ़ेंगे। सेकेंड हमारा आर्टिकल है 2024 was the first year to breach global warming limit। डेटा से हमें पता चल रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग विच हैज डिजास्ट्रस पोटेंशियल, ये ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज की वजह से दुनिया में अलग अलग डिजास्टर, अभी आपने देखा कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स के अंदर, अलग अलग हॉलीवुड, पैसिफिक पैलिसेड्स जैसे एरिया के अंदर वाइल्ड फायर जैसी घटना हुई है। उसके अलावा आपको देखने मिलेगा इंडिया ने अफगानिस्तान की कुछ मदद करी, कुछ सपोर्ट किया। इस न्यूज आर्टिकल को समझेंगे, एक एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। मैपिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है जी यूपीएससी के अंदर। देखो सवाल निकला है, फ्यूचर में भी क्वेश्चंस आने की संभावना है, तो उसके अब बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये आर्टिकल मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा, फोर्जिंग लीडरशिप विद इंडियाज यूथ पावर। आई डिडंट फाइंड इट टू बी वेरी रेलेवेंट, बट ठीक है, इसको एक बार देख लेंगे, नजर मार लेंगे। ये आर्टिकल मुझे बहुत हेल्पफुल लगा। India's journey so far on the AI military bandwagon। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए हम कैसे कर रहे हैं और बेहतर रूप से कैसे कर सकते हैं, ये आपको समझना है इसमें। इसके अलावा आप ये समझिए, कर्बिंग हेट स्पीच इज नॉट सेंसरशिप, सेज यूएन राइट्स चीफ। हेट स्पीच क्या होता है, कैसे वो सेंसरशिप के खिलाफ है, कैसे सेंसरशिप से अलग है, ये हम समझेंगे। प्रेसिडेंट मुर्मूज इनवाइट फॉर दिस ईयर्स रिपब्लिक डे रिसेप्शन सेट टू ऑनर क्राफ्ट फ्रॉम साउथ। 26 जनवरी रिपब्लिक डे परेड में कई सारे इंडिया के टॉयज हो गए, कई सारे इंडिया के साउथ इंडियन ट्रेडिशंस हो गए, वो शामिल हो रहे हैं। आपने प्रीलिम्स में नोटिस किया है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कौन से स्टेट से है, तो इस पर सवाल आने की संभावना काफी ज्यादा है। इसके अलावा क्रू मेक्स प्रोग्रेस एज डेथ काउंट टचेस 10 इन लॉस एंजलिस वाइल्ड फायर। ये वाइल्ड फायर फैली कैसे और फैली ही क्यों, ये हम समझेंगे। चेजिंग ट्रूस, इजराइल्स नेतन्याहू इज कीनर ऑन हिज गवर्नमेंट्स सर्वाइवल देन ऑन पीस। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली इजराइल के अंदर इस टाइम पे एक ईगो क्लैश ही चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि इजराइल बार बार, जो अभी वॉर्स हो रही हैं उसमें ईरान के ऊपर हमला हुआ, और ईरान और इजराइल के इस ईगो क्लैश में मासूम लोग, आम लोग मारे जा रहे हैं, और साथ साथ पॉलिटिकल लीडर्स ही खुश हो रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स का ही फायदा हो रहा है। तो इसको हम समझेंगे कि वाई नेतन्याहू इज कीन ऑन द गवर्नमेंट्स कंटिन्यूएंस। चलिए आगे बढ़े। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स मेक अ डिफरेंस टू द लाइव्स ऑफ द पीपल। वैसे ये तो हमें पता है, 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इंडिया में म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत के प्रोविजंस आए हैं। 73rd से पंचायत के और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से म्यूनिसिपैलिटी के। एंड लास्टली, स्पेडेक्स सैटेलाइट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर्स अवे, सेज इसरो। ये स्पेडेक्स सैटेलाइट है क्या? स्पेडेक्स सैटेलाइट न्यूज में थे क्यों? क्योंकि कुछ टाइम पहले ये मिशन, स्पेडेक्स मिशन इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो एक एक करके हम चल रहे हैं, हम रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, मतलब हम ये आर्टिकल पहले पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम डोनाल्ड ट्रंप वाला, हश मनी वाला आर्टिकल लास्ट में कवर करेंगे। सबसे पहली बात तो स्पेडेक्स। स्पेडेक्स कौन सी, पहले तो ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है, यही सवाल बन सकता है जी, इतना आसान सवाल बन जाएगा। तो स्पेडेक्स जो है वो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था, एंड इट हैज नाउ वंस अगेन बीन पोस्टपोन्ड। ये स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, इसको फिर से पोस्टपोन कर दिया गया है। लिख देते हैं इसके बारे में हम। पहली बात, सवाल क्या क्या बन सकते हैं? स्पेडेक्स है क्या? स्पेडेक्स की फुल फॉर्म क्या है? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। स्पेस के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर दो सैटेलाइट्स आपस में जुड़ सकें, दो सैटेलाइट्स के बीच में एक इंटरकनेक्शन क्रिएट हो, इसके लिए यह एक्सपेरिमेंट किया गया था। मिशन का मेन मकसद है कि इंडिया दुनिया का वो चौथा देश बन सके, बिकॉज यूएस के पास, रशिया के पास, चाइना के पास ये टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट
करती हैं, जहां पे इंडिया भी इस अगर क्लब में शामिल हो गया तो इंडिया भी ये टेक्नोलॉजी बना पाएगा, इस्तेमाल कर पाएगा, जहां पे हम स्पेस के अंदर सैटेलाइट्स को डॉक मतलब एक दूसरे के साथ कंबाइन करवा पाएंगे। डॉकिंग का मतलब क्या है? ज्वाइनिंग टुगेदर, राइट? जब दो चीजें एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं तो उसे डॉकिंग कहते हैं। तो अगर स्पेस के अंदर दो सैटेलाइट्स को आपको एक साथ जोड़ना है, क्योंकि आपने देखा होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर कई सारे सैटेलाइट्स, कई सारे शिप्स, स्पेसशिप्स भेजे जाते हैं, कई सारे रॉकेट्स भेजे जाते हैं, तो वो भी डॉक होते हैं, वो भी उसमें जुड़ते हैं, उसका पार्ट बनते रहते हैं। तो जब दो स्पेस ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे का पार्ट बन जाते हैं तो उनके बीच में एक मैन्यूवरेबिलिटी क्रिएट होती है, मैन्यूवर कर सकते हैं। तो डॉकिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेस स्टेशन से अटैच होने के लिए नासा कहता है डॉकिंग का मतलब क्या है? डॉकिंग का मतलब जब दो स्पेस व्हीकल, वो व्हीकल शब्द यूज करता है, अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक दूसरे के साथ जुड़ पाते हैं। मान लीजिए एक स्पेसशिप है जिसमें एक दो तीन लोग हैं, दूसरा स्पेसशिप है चार पांच छह लोग, मतलब टोटल एक दो तीन चार पांच छह, छह लोग हो गए। ये जुड़कर एक इंटरकनेक्शन इसके बीच में क्रिएट हो गया, इसके बीच में एक इंटरकनेक्शन क्रिएट हो गया, तो ये लोग इधर जा सकेंगे, वो लोग उधर जा सकेंगे और अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर पाएंगे। ऐसे ही ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, आपको पता है अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट में हर समय एक स्पेस स्टेशन, जिसमें कुछ लोग, अभी सुनीता विलियम्स जी भी फंसी हुई हैं, आपने न्यूज में सुना होगा, कुछ लोग हर समय रहते हैं, वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब आप अगर अर्थ से कोई, पृथ्वी से कोई सैटेलाइट भेजते हो तो उसमें वो डॉक करेगा, उसमें जुड़ेगा, उसका पार्ट बनेगा, ताकि उस सैटेलाइट में बैठे हुए लोग उस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जा पाए, है ना? तो इसके लिए डॉकिंग टेक्नोलॉजी होनी जरूरी है कि नहीं है? है कि नहीं है? यस है। तो दिस इज व्हाई दिस स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी इज यूजफुल, जहां पे कई सारे रॉकेट स्पेस में लॉन्च किए जा रहे हैं टू अचीव द मिशन ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एग्जांपल दिया, जहाँ पे पूरा एक मॉड्यूल, पूरा एक स्पेस स्टेशन से पूरा एक सैटेलाइट जाके कनेक्ट हो रहा है। बेसिकली दोनों को जुड़ना है, तो इतना बड़ा फस क्यों है सर? क्यों ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली क्या है, दोनों के अंदर प्रेशर डिफरेंस हो सकता है, और अगर हमने प्रेशर डिफरेंस न्यूट्रलाइज नहीं किया, हमने प्रेशर डिफरेंस इक्वलाइज नहीं किया, न्यूट्रलाइज नहीं किया, दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस अगर हमने न्यूट्रलाइज नहीं किया, लोग अगर एक से दूसरे में ट्रांसफर नहीं हुए या दूसरे से पहले में ट्रांसफर नहीं हुए सेफली, तो हम आगे फ्यूचर में जो भी स्पेस मिशन चलाना चाहते हैं वो कर ही नहीं पाएंगे। तो डॉकिंग और अनडॉकिंग टेक्नोलॉजी क्रिएट करना जरूरी है, ताकि दोनों सैटेलाइट्स आपस में एक इंटरकनेक्टेडनेस, एक मैन्यूवरेबिलिटी क्रिएट कर। अब क्या इंडिया कोई फ्यूचर में ऐसा मिशन परफॉर्म करने का सोच भी रहा है? हाँ हाँ, हम तो अपना खुद का एक अंतरिक्ष स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाना चाहते हैं। भारतीय स्पेस स्टेशन की तरह ही है, बस हिंदी नाम है, इंडियन स्पेस स्टेशन की तरह ही है। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इंडिया तो ये क्रिएट करना चाहता ही है। ये 2028 के लिए हमने प्लान किया हुआ है, और हमारा जो नेक्स्ट चंद्रयान मिशन होगा ना, मैं यहाँ पे C4 लिख रहा हूँ, चंद्रयान 4 मिशन, थर्ड वाला तो अभी आपने कुछ समय पहले रिजल्ट देखा ही था, जिसमें हम चांद के सैंपल्स इकट्ठे करके लाना चाहते हैं। तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है। सोचो ना कि अगर चांद की सरफेस पे हमारे पेलोड उतरते हैं और वहां से सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो वो वापस आकर एक रॉकेट में अटैच होंगे, तभी जाके वो सैंपल वापस अर्थ पे आ पाएगा ना। कैसे आ पाएगा? इफ यू वांट टू रिट्रीव द लूनर सैंपल, द सैंपल ऑफ द मून सरफेस, you need to have such satellite connecting technology। ठीक है जी? तो ये हम फिलहाल इंडिया में डेवलप करना चाहते हैं, ये फिर से पोस्टपोन हो गया है। अब आप कहोगे सर पोस्टपोनमेंट का रीजन क्या? क्या चैलेंज आ रहा है? तो एक प्रॉब्लम आ रही है सैटेलाइट ड्रिफ्ट की, अनएक्सपेक्टेड सैटेलाइट ड्रिफ्ट।
सर क्या प्रॉब्लम आ रही है सैटेलाइट ड्रिफ्ट में, मतलब नहीं समझे। पहली बात तो जितना आपस में कनेक्शन सैटेलाइट्स के बीच में क्रिएट होने के लिए जो एक पूरा एक लेवल क्रिएट होना पड़ता है, वो लेवल क्रिएट नहीं हो पा रहा। सैटेलाइट्स ड्रिफ्ट हो जा रही हैं मोर देन द एक्सपेक्टेड नंबर, जितना हमारे लिए एक्सेप्टेबल है उससे ज्यादा। तो देखो ना, हम जब 500 मीटर से 225 मीटर के जोन में जा रहे हैं, मतलब धीरे 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 सैटेलाइट्स करीब जा रही है। 500 मीटर से 225 मीटर के जोन में वो अचानक से ड्रिफ्ट हो जाती है। कायदे से क्या होना चाहिए, ऐसे जाके मिल जाए, पर क्या हो रहा है, पास जाते जाते ड्रिफ्ट हो गई, इसलिए वो इंटरकनेक्ट नहीं हो पाई। दिस वॉज द इशू विच वॉज आइडेंटिफाइड। और उस टाइम पे हम सैटेलाइट्स को प्रॉपरली ट्रैक भी नहीं कर पा रहे। इसरो ने तो प्रोग्राम करके दोनों को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि यू दे हैव टू कनेक्ट एंड पैच देमसेल्फ, बट वो इकट्ठे हो नहीं पा रही ना। और अगर सोचो एक भी इधर उधर हो गई तो क्या दोनों सैटेलाइट्स ब्रेक नहीं हो सकती, क्या दोनों सैटेलाइट्स डैमेज नहीं हो सकती, क्या ये इशू हो सकता है, यस और नो? ये तो बात है। इशू यही है सबसे बड़ा कि सैटेलाइट्स पे डैमेज क्रिएट हो सकता है व्हेन दे आर नॉट एबल टू डॉक देमसेल्व्स टुगेदर, और ट्रैकिंग रेंज से भी बाहर होती हैं तो उस टाइम पे ट्रैक भी नहीं कर पाते। कई बार होता है ना सैटेलाइट्स तक कनेक्टिविटी पहुंच नहीं पा रही होती। तो हमें दोनों सैटेलाइट सेफ रहे इस पूरे प्रोसेस के। अभी पूरा सिमुलेशन का प्रोसेस चल रहा है, वी आर जस्ट ट्राइंग टू टेस्ट एंड ट्राई मल्टीपल टाइम। अभी हम सिमुलेशन कर रहे हैं, पर जब एक्चुअली कल को हम डॉकिंग करेंगे तो तब कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए पहले से प्री प्रिपेयर्डनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल 7 जनवरी को जो डॉकिंग था, फिर वो पोस्टपोन हुआ 9 जनवरी को, फिर वो अब फिर आपको देखने मिल रहा है पोस्टपोनमेंट। राइट, न्यूज आर्टिकल देखिए ना, न्यूज आर्टिकल क्या कह रहा है, द टू सैटेलाइट्स ऑफ स्पेस डेक्स दैट आर पार्ट ऑफ द डॉकिंग एक्सपेरिमेंट आर नाउ एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर। अब बहुत जल्दी ये उम्मीद है कि वो जो 500 मीटर वाली रेंज में आएंगे ना, उस टाइम पे ये प्रॉब्लम्स या एरर क्रिएट ना करे। फर्दर ड्रिफ्ट टू 500 मीटर इज प्लान टू बी अचीव बाय टुमारो। मतलब आज सुबह सैटरडे मॉर्निंग ये एक्सपेरिमेंट होगा। मेरे को लगता है दिन तक, हमें दोपहर तक इसका रिजल्ट देखने मिलेगा। This announcement came a day after the space agency shared that the drift between the satellites that had caused the postponement of the docking experiment for the second time had been arrested। कि अब दूसरी बार जब ये पोस्टपोन हुआ, उसके बाद जो चैलेंज था हम उसे समझ पाए, हम अपनी टाइमलाइन थोड़ा अपडेट कर पाए, एडजस्ट कर पाए, और आज दोपहर तक ये सक्सेसफुल हो जाना चाहिए। हो सकता है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक ये सक्सेसफुल हो भी चुका हो। तो हमने डॉकिंग प्रोसीजर समझा। हमें बेसिकली क्या करना है, जैसे जैसे, क्योंकि पूरा एक सीक्वेंस चल रहा है, पहले 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस, फिर दोनों और करीब आती जा रही है, फिर 500 मीटर का डिस्टेंस, ये एक हॉल्ट है। इस पे हॉल्ट एक सीक्वेंशियल हॉल्ट है, मतलब कुछ कुछ समय में हमारे ये दोनों सैटेलाइट्स आपस में जुड़ते जा रहे हैं और उस पे हम सारा डेटा इकट्ठा करते जा रहे हैं। 500 मीटर पे रुका, फिर 225 मीटर पे रुका, फिर 15 मीटर पे रुका, फिर 3 मीटर पे रुका, और फिर डॉकिंग हुई। ऐसे ना पूरा एक स्टेप वाइज अप्रोच चल रही है। ये नहीं कि सीधा आए और भड़ टकरा गए, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, धीरे 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 पास लेकर आ रहे हैं। हम चाहते हैं ना कि हमें महारत हासिल हो जाए, हमें दोनों के बीच में एक कनेक्टेडनेस क्रिएट करने की एक कैपेबिलिटी क्रिएट हो, और डॉकिंग सेफ हो, सबसे बड़ी बात है। प्रॉपर कनेक्शन एस्टेब्लिश हो, प्रेशर डिफरेंस खत्म हो, और एक से दूसरे को पावर मिल सके, दूसरे से पहले को पावर पावर शेयरिंग हो सके सैटेलाइट्स के बीच में। अब ये आगे जाके तो बहुत कुछ फ्यूचर में बहुत हम सोच रहे हैं। अभी मैंने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बताया, एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह बना रहे हैं इंडिया का। चाइना भी ऐसा ही कुछ डेवलप करना चाहता है। तो उसके अंदर क्या होगा ना कि आप यहाँ से बना बनाया स्पेस स्टेशन नहीं भेजते स्पेस में, ऐसा नहीं होता। यूएस ने भी जो आईएसएस है बना बनाया नहीं भेजा। क्या किया, पहले एक सैटेलाइट गई, फिर उसमें एक और जुड़ी, फिर एक और जुड़ा, फिर एक और जुड़ा, फिर एक और जुड़ा, और ऐसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्रिएट हुआ। अलग अलग टाइम पे अलग अलग सैटेलाइट्स जाके उसमें डॉक हुई। यूएस के द्वारा, रशिया के द्वारा, चाइना के द्वारा ये मिशंस भेजे गए। वो 3 देश तो पहले से महारत हासिल करके रखे हुए हैं। इंडिया को भी महारत मिले इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। इंडिया एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी के सेक्टर के अंदर ग्रो कर पाएगा अगर ये स्पेसडेक्स मिशन
इंडिया के लिए सक्सेसफुल हुआ तो हमारी स्पेस एक्सप्लोरेशन कैपेबिलिटी बेसिकली सुधर जाएगी। चलो पहला आर्टिकल खत्म हमारा। आई होप सबको समझ आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगले आर्टिकल पे चले। लोकल पावर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स मेक अ डिफरेंस टू द पीपल। तो देखो यार, सबसे पहली बात तो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इंडिया के अंदर पंचायत और म्युनिसिपैलिटी का पूरा कानून आया, ये मैंने आपको बता दिया। प्रोविजन ये है कि अब हर गांव में, हर रूरल एरिया के अंदर 3 लेवल पे पंचायती राज सरकार होनी चाहिए। ग्राम पंचायत बिल्कुल गांव के लेवल पर, जिला परिषद, राइट, जिला परिषद और पंचायत समिति, ये 3 लेवल पर, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, जिसको हम कहते हैं 3 टियर गवर्नेंस, इंडिया में क्रिएट हो। सिर्फ एक लेवल पर ग्राम पंचायत अकेले कुछ काम नहीं कर सकती, डिस्ट्रिक्ट के डीएम के साथ भी तो बातचीत करके रखना जरूरी होता है। 3 टियर पंचायती राज सिस्टम इंडिया में आ पाया है। अच्छा, अब इस 3 टियर सिस्टम की खासियत यह है कि हम यहाँ पर गांव के इलाकों को तो जोड़ ही रहे हैं, ब्लॉक लेवल पर गांव के ग्रुप को भी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो सबसे टॉप मोस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जिला परिषद है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठा है, डीएम एसडीएम बैठा है, उनको भी हमने पंचायत के सिस्टम में जोड़ा है। हम चाहते हैं कि तीनों लेवल के ऑफिसर्स, तीनों लेवल पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो गांव के विकास में जुड़ सके। तो 3 टियर सिस्टम इंडिया में क्रिएट किया है। ग्राम पंचायत विलेज लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति, और जिला परिषद है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अच्छा सर, ग्राम पंचायत में चुनाव कैसे होंगे? सरपंच की कुछ जगहों पर डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं और कुछ जगहों पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। आपके गांव में किस प्रकार होता है ये आप बेहतर जानते होंगे। कुछ जगहों पर डायरेक्ट और कुछ जगहों पे इनडायरेक्ट। तो ये जो 3 टियर पंचायती राज सिस्टम है, ऐसा ही एक सिमिलर सिस्टम शहरों के अंदर एज पर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अर्बन म्युनिसिपल एरियाज के अंदर भी है, जहां पे आपके पास म्युनिसिपल अथॉरिटीज हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल अथॉरिटीज हैं बेसिकली, नगर पंचायत होती हैं, जिनका मेन काम है कि शहरों के अंदर भी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, शहरों के अंदर रहने वाले लोगों की जरूरतें बेहतर हो। तो हम तो इंडिया में वैसे भी पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के बैठे हैं। इस आर्टिकल में अगर हम देखेंगे तो ये हाई कोर्ट्स की अलग अलग जजमेंट्स के बारे में बात कर रहा है, ये अलग अलग रूल्स के बारे में बात कर रहा है। उस पर यूपीएससी ना प्रीलिम्स ना मेंस कोई सवाल नहीं पूछेगा। मोस्टली अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के जो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स और प्रोविजन बने हुए हैं उनके बारे में पूछेगा। अच्छा, एक और बात बता दूं, जो इंडिया के कुछ ट्राइबल एरियाज हैं जहां पे ट्राइबल कम्युनिटी के लोग रहते हैं, आपने 5th और 6th शेड्यूल का नाम सुना होगा। 5th और 6th शेड्यूल के तहत कुछ ऐसे स्टेट्स, कुछ ऐसे एरियाज हैं जो ट्राइबल एरियाज माने जाते हैं, तो वहां पे ये पंचायत का लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। तो मतलब सर उनके लिए पंचायत का कोई बेनिफिट है ही नहीं? नहीं नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं बोला। उनके लिए भी पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के बेनिफिट्स होते हैं। 5th और 6th इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल के तहत वहां पर पंचायती लॉ अप्लाई नहीं होता, बट पेसा नाम का लॉ अप्लाई होता है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो ओरिजिनली जो पंचायत लॉ था वो यहाँ पे अप्लाई नहीं किया जाता था। उनके लिए कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजेस, कुछ एग्जेम्पशंस क्रिएट करे गए, जिसको हम पेसा कहते हैं, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। बाकी अगले आर्टिकल पर चले, इस पर कुछ खास था नहीं। लेट्स मूव टू द अदर वन। चेजिंग ट्रूस, इजराइल नेतन्याहू इज कीनर ऑन द गवर्नमेंट सर्वाइवल देन ऑन पीस। तो 2 ग्रुप्स हैं, हमस और हिजबुल्ला, जो कंसिस्टेंटली, हमस, हमास भी कहते हैं इसे, हेजबोला, जो कंसिस्टेंटली इजराइल के ऊपर अलग अलग तरीके से लड़ा के अपने ट्रूप्स को भेजकर या वेपन्स के माध्यम से हमला करते रहते हैं, जहां पे इनको ईरान का समर्थन है। अब आरोप अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा यह लगाया जा रहा है कि पिछले 15 महीने से जो लंबी लड़ाई चल रही है,
जो इजराइल और पैलेस्तीन, बेसिकली इजराइल पैलेस्तीन, और पैलेस्तीन का सपोर्ट कर रहा है ईरान। तो इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये नेतन्याहू कंटिन्यू किए जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। तो प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा कुछ कहा गया है, उसके ऊपर पूरे ये कटाक्ष किए गए। अभी समझाता हूँ क्या आर्टिकल में लिखा गया है, बताता हूँ। तो जो बाइडेन 20 जनवरी तक ही प्रेसिडेंट रहने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू रिप्लेस हिम। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप रिप्लेस एक बार कर देंगे, उससे पहले बाइडेन जाते जाते ये सौगात देना चाहते थे कि वो ये जो पिछले 15 महीने से वॉर चल रही है ना इजराइल के बीच में, और हमास हमास इज सपोर्टेड बाय हमास एंड हिजबुल्लाह विच आर सपोर्टेड बाय ईरान, तो इसके बीच में एक युद्ध विराम डालना चाहते थे। तो अभी जो बाइडेन ने ये कहा कि काफी प्रोग्रेस, देयर हैज बीन रियल प्रोग्रेस बिटवीन इजराइल एंड हमास। अब सीज फायर की सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। सीज फायर का मतलब है कि अब दोनों पक्ष लड़ाई नहीं करेंगे, और एक दूसरे के जो हॉस्टेज रखे हुए हैं ना, कि भाई कुछ इजराइल ने पकड़े हुए हमास के लोग, उनको इजराइल लौटा देगा, कुछ हमास ने इजराइल के लोग पकड़े हैं वो उनको लौटा देगा, और ये 15 महीने से जो वॉर चल रही है इसको रोक दिया जाएगा। जो बाइडेन ने बहुत कॉन्फिडेंटली कहा है कि भाई हमारे जो कुछ छोड़े बहुत दिन बचे हैं, इसमें अपन कुछ काम कर लेते हैं और एक प्रॉपर इस सिचुएशन को नॉर्मलाइज करते हैं, एक डील क्रिएट करने की, डील क्रैक करने की कोशिश करते हैं। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि बाइडेन ने कहा है हमास ये नहीं करना चाहता सीज फायर। अब जो हमास का सपोर्ट कर रही है कतर और इजिप्ट की सरकार, कतर और इजिप्ट की सरकार का यह कहना है कि नहीं, इजराइल सीज फायर नहीं करना चाहता, और उसके पीछे मेजर रीजन है उनके प्रधानमंत्री नेतन्याहू, जिनको लगता है कि उनकी सरकार कंटिन्यू हुए जा रही है, उनकी सरकार टिकी हुई है, जो उनकी राइटिस्ट फार राइट गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, राइटिस्ट गवर्नमेंट जो है वो टिकी हुई है सिर्फ इस चीज के बेसिस पर कि वो इस वॉर में पार्ट ले रहे हैं। इसलिए जनता उनके ऊपर विश्वास करके उनको सरकार में कंटिन्यू कर रही है और उनकी सरकार टिकी हुई है। हमास का ये कहना है कि अगर सीज फायर करना है तो परमानेंट सीज फायर करो, ये टेम्पररी सीज फायर का कोई फायदा नहीं, राइट। तो इस वजह से पूरा ये अल्टीमेटली न्यूज आर्टिकल आया था। इसराइल ने वैसे ही हमास की टॉप लीडरशिप कमजोर करी है, उनकी मिलिट्री पावर को डिस्ट्रॉय किया है, वीक किया है, कमजोर किया है। तो एक सीज फायर क्रिएट करने की कोशिश वैसे भी की जा रही है दुनिया के अलग अलग देशों के द्वारा। हम चाहते हैं कि अगर सीज फायर हो भी तो दोनों एक दूसरे के हॉस्टेज लौटा दे और एक परमानेंट सोल्यूशन तक पहुंचे, क्योंकि 15 महीने, 1.5 साल का समय हो चुका है। तो इसलिए जो बाइडेन के द्वारा ये कहा गया कि मैं जाते जाते शांति क्रिएट करना चाहता हूं। बट इजिप्ट और कतर की जो सरकारें हैं, इनफैक्ट हमास भी जो है वो कह रहा है कि इजराइल नहीं मानेगा। इजराइल का यहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट है, वेस्टेड इंटरेस्ट उनके प्रधानमंत्री नेतन्याहू का है, क्योंकि उनकी सरकार कंटिन्यू हो रही है बिकॉज ऑफ दिस वॉर। बस यही इंपॉर्टेंट था आर्टिकल में, और कुछ था ही नहीं। और कहानियां सुनाने का, कहानियां बताने का कोई फायदा तो है नहीं। अगले आर्टिकल में, न्यूज आर्टिकल्स देख रहे होगे आजकल आप कई सारे इंस्टाग्राम पे रील देख रहे होगे कि कैसे एक वॉर, एक जैसी बिल्कुल सिविल वॉर जैसी, एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स जैसी सिचुएशन आपको देखने मिल रही है लॉस एंजलिस में, यूएस के अंदर। यूएस के जो हॉलीवुड रीजन है, जहां पे अमीर से अमीर लोग रहते हैं, कैलिफोर्निया का रीजन हो गया, जहां पे पैलिसेड्स हो गया, हॉलीवुड हिल्स के पास इतनी ज्यादा वाइल्ड फायर स्प्रेड हो चुकी है। इसके पीछे का रीजन क्या है? वाइल्ड फायर का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड फायर, जो जंगलों के अंदर, जो ऐसे वेजिटेशन के अंदर लगती है जहां पे ड्राई ड्राई ग्रासलैंड एरिया है, या ड्राई फॉरेस्ट ज्यादा है, या ड्राई वेजिटेशन ज्यादा है। तो पहला पॉइंट या पहली प्रॉब्लम कि वाइल्ड फायर अनकंट्रोल्ड फायर। लिखते रहूं? लो लिखते जाते हैं आपके लिए। वाइल्ड फायर, एंड दिस वाइल्ड फायर इज नॉट अबाउट पुष्पा, प्लीज ये मत लिखना सर पुष्पा है वाइल्ड फायर है, नहीं, नथिंग लाइक दैट। So these wildfires, these are uncontrolled. First point, पहला फीचर। और बहुत तेजी से स्प्रेड होती हैं, तो उसे रोकने का टाइम ही नहीं मिल पाता। दे स्पोरैडिक स्प्रेड होता है, स्पोरैडिक मतलब बहुत तेजी से, और बहुत ज्यादा एरिया को अपनी चपेट में ले लेती है, जहां पे भी ड्राई वेजिटेशन होता है, ड्राई ग्रासलैंड। अब आप कहोगे सर सर्दी का समय चल रहा है, भाई वो तो इंडिया में चल रहा है ना। कुछ ऐसे दुनिया के इलाके हैं, स्पेशली द वेस्ट कोस्ट ऑफ वेरियस कंट्रीज,
जहाँ पे इट इज अ सिचुएशन जहाँ पे ड्राई क्लाइमेट चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप देख लो, आप यूएस के अंदर देख लो, कैलिफोर्निया के अंदर पिछले कुछ समय से ड्रॉट जैसी सिचुएशन क्रिएट हुई है। ड्राई वेजिटेशन था, बारिश हो नहीं रही थी। अब जो सूखे हुए पत्ते हैं, सूखे हुए डंडियां हैं, तिल्लियां हैं, उनमें आग बहुत जल्दी पकड़ी जाती है और दे आर कंसिडर्ड टू बी हाईली हाईली फ्लैमेबल। तो पहला तो ड्राई क्लाइमेट इज अ प्रॉब्लम। और क्या कारण है, और क्या प्रॉब्लम है? दूसरा, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ लोकलाइज्ड विंड्स होती हैं जिन्हें सैंटा एना विंड्स कहते हैं। ये नाम है हवाओं का। एक्चुअली क्या है, लोकल विंड्स जो होती हैं जो किस पर्टिकुलर एरिया में ही चलती हैं, उनको कुछ स्पेशल नाम दिया जाता है। तो ये जो सैंटा एना विंड्स हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग वार्म विंड है, हॉट विंड है, कोल्ड नहीं है। क्वेश्चन बनेगा, सैंटा सोच के आपको लगेगा अरे क्रिसमस के टाइम आती होंगी ये तो। नहीं नहीं, सैंटा एना विंड्स आर हॉट विंड्स विच आर सो हॉट कि इनसे आग पकड़ जाना बहुत आसान हो जाता है। ये कहते हैं ना, एडिंग फ्यूल टू द फायर। जब कोई चीज पे पहले से आग लगी हुई, जब वेजिटेशन पहले से फ्लैमेबल है, ज्वलनशील है, उस पे और आप फूंक मार रहे हो, उस पे और हवा मार रहे हो, उस पे और विंड्स पास हो रही हैं, तो वो और आगे तक स्प्रेड कर देगी उस वाइल्ड फायर। तो दिस हैज इंटेंसिफाइड द फ्लेम्स इन द रीजन, जिससे अल्टीमेटली उस आग की वजह से जो उसकी रीच है वो बढ़ गई है। अच्छा, इसके अलावा वेजिटेशन डेंसिटी एक फैक्टर तो ये भी है। अब आप कहोगे इसका मतलब क्या है? तो ये पर्टिकुलर रीजन, ये एरियाज, यहाँ पे काफी घने जंगल है। जंगल घने हैं इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, ड्राई हैं, ड्राई श्रब्स हैं, और उनमें आग पकड़ना बहुत आसान, बहुत जल्दी आग पकड़ी जाती है इसलिए। इसके अलावा इस पूरे रीजन की जो ज्योग्राफिकल टेरिटरी है या ज्योग्राफी है, आप ज्योग्राफी समझिए, इनकी टोपोग्राफी इस प्रकार है कि पहाड़ी इलाके हैं। पहाड़ी इलाकों में ऐसी हवाएं बहुत तेज चलती हैं जिनकी वजह से जो ऊपर के जो पहाड़ी इलाके में हवा, ये पहाड़ी इलाका है, विंड्स ऐसे बहुत तेजी से बहुत फास्ट अपहिल मूव होती हैं, जिसकी वजह से वो ज्वलनशील लपटें, वो फ्लैमेबल विंड्स और इलाकों तक बहुत तेजी से बहुत जल्दी पहुंच पाती है। तो क्योंकि टोपोग्राफी इस रीजन की इस प्रकार है, बारिश हो नहीं रही है, देयर इज लैक ऑफ रेनफॉल, उस वजह से यहां पर इतना ज्यादा आपको स्प्रेड देखने मिला है। क्लाइमेट चेंज भी एक फैक्टर है, वाइल्ड फायर जिसका एक आउटपुट, एक रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। इसके अलावा कैलिफोर्निया के अंदर एक और प्रॉब्लम, कई कई जगहों पे तो बिजली के खंभे टूटने की वजह से बिजली के तारों में, बिजली के तार आपस में उलझ गए, बिजली के तारों में आग लग गई, पावर लाइंस गॉट डिस्टर्ब। एक ये चीज रीजन बनी शहरों के अंदर वाइल्ड फायर इतना तेजी से फैला उसका। तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फेल्ड, दिस इज द सेकेंड थिंग। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फेलियर, और बिजली के तार जो आपस में एक दूसरे से टकराए उससे और चिंगारी फैली। इसके अलावा जितने भी ऐसे वाइल्ड फायर प्रोन एरियाज हैं, कोई पहली बार तो है नहीं जहां पे वाइल्ड फायर लगी हो, उनके पास डेवलपमेंट बहुत हुआ है। यहां पर इंक्रीज्ड डेवलपमेंट and increased human activity has caused these wildfire to spread at such a large level। ये बात ध्यान रखिएगा। और बाकी लोग घरों में कई सारे इनफ्लेमेबल मटेरियल, पेट्रोल डीजल फ्यूल स्टोर करके रखते थे, तो उस वजह से भी वाइल्ड फायर कुछ जगहों पे बहुत तेजी से फैली। थंडर स्टॉर्म हुए, बहुत ज्यादा बिजली कड़की, बिजली जमीन पे गिरी, तो वहां पे भी वाइल्ड फायर स्प्रेड हुए। तो बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ इकट्ठे हो गए। फिर कुछ जगहों पे एग्रीकल्चर फील्ड है, उनमें भी आग बहुत तेजी से पकड़ी। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द फैक्टर्स। तो ये सारे रीजंस बने जिस वजह से आपको देखने मिल रहा है इतने सिवियर वाइल्ड फायर हुआ। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है? भाई इंसान के जान माल का तो खतरा होता ही है, इंसान जानवरों की जान चली जाती है,
पैसे का नुकसान होता है, एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट होता है, पूरा इकोसिस्टम डैमेज हो जाएगा। वहाँ की वेजिटेशन पूरी तरह डिसरप्ट हो जाएगी ना, वहाँ की पूरी बायोडाइवर्सिटी, वहाँ की मिट्टी, सॉइल की हेल्थ, वो भी डिसरप्ट हो जाएगी। अच्छा, इतना प्रदूषण होगा, इतनी एयर क्वालिटी खराब होगी कि रहने लायक नहीं बचेगी वहाँ पे। अगर कोई रह भी रहा है तो सांस लेने की तकलीफ होगी। और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, आजकल तो अस्थमा अटैक, आजकल तो हार्ट अटैक आना बहुत कॉमन हो गया बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है ना, जो दिल्ली से रहते हैं वो ये बात जानते हैं। पीने का पानी कंटेमिनेट हो जाएगा, मछलियां मर जाएंगी, एक्वाटिक लाइफ पे मतलब एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, क्योंकि वो जो आग लगी है उससे राख, ऐश, जो ऐश राख होगी वो पानी में जाएगी, और पानी में फिर मछलियां कैसे ब्रीद करेंगी। देर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। और आगे के लिए कैसे करें, हमारे देश में या किसी भी देश में ऐसी प्रॉब्लम ना आए, उसके कुछ सोल्यूशंस या मेजर्स बता दीजिए। ये आपका जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो व्हाट कैन बी द प्रोबेबल सोल्यूशन, सोचिए। पहली बात तो, अगर ऐसा ड्राई एरिया है तो यहाँ पे वो वेजिटेशन जो बहुत जल्दी आग पकड़ती है वो लगाओ ही मत, रिमूव कर दो ना ड्राई वेजिटेशन, रिमूव ड्राई वेजिटेशन। बाकी जैसे ये विंड्स चलने लगती हैं, कांस्टेंट सर्वेलेंस उस टाइम पे जरूरी है, कांस्टेंट सर्वेलेंस। और जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस बॉडी है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट करने की बॉडीज हैं, वो एक्टिव रहें। भाई आपको पता है यहाँ पे वाइल्ड फायर लग सकती है, तो पहले ही जाके आप प्रिपेयर्ड रहो, आग को एक्सटिंग्विश करने के सॉल्यूशंस क्रिएट करो पहले, जिसको हम कहते हैं फायर ब्रेक। जंगल भी आप ऐसे प्लान करो कि अगर ये जंगल है, यहाँ पे आग लगी, बीच में एक खाली पैच है, अब यहाँ पे अगर जंगल होता, यहाँ पे अगर ग्रासलैंड होता तो यह भी आग पकड़ लेता। हमने जानबूझ के डेलिबरेटली इसको खाली कर दिया, मतलब यहाँ जितना भी वेजिटेशन था सब काट दिया। अब ये आ गया एक फायर ब्रेक। अब कभी वाइल्ड फायर फैलेगी भी तो इससे आगे नहीं फैल पाएगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं जिसमें आग लगे, पूरी जमीन खाली कर दी है। ऐसे फायर ब्रेक क्रिएट करना जरूरी है, क्रिएशन ऑफ फायर ब्रेक्स। उसके अलावा फायर रिटार्डेंट केमिकल्स, फायर रिटार्डेंट केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स का हमें यूज करना है। पब्लिक अवेयरनेस बढ़ानी है, जनता में जागरूकता बढ़ानी है। बेटर रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए कि कोई खुले में कूड़ा ना जलाए, ठीक है ना। बेटर रूल्स एंड रेगुलेशंस। बिल्डिंग ऐसी बनाई जाए जो जल्दी आग ना पकड़े, बिल्डिंग मटेरियल ऐसा यूज किया जाए, तो जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो, कंस्ट्रक्शन के ना कोड होते हैं, लॉज होते हैं, वो लॉज इतने क्लियर हो कि आप ऐसी चीजों का, ऐसे मटेरियल का यूज ना करो, ताकि जो फायर का रिस्क है वो कम से कम हो सके। ये बात ध्यान रखिए। तो वाइल्ड फायर अगर हम लड़ना चाहते हैं इस प्रॉब्लम से ना, क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन जैसे जो ये चैलेंजेस हैं, इनका सोल्यूशन पहले खोजना होगा, वरना इट कैन कॉज मेजर डैमेज टू ह्यूमैनिटी, जैसे आप अभी देख ही रहे हैं। चलिए अगले आर्टिकल पे चलें। प्रेसिडेंट मुर्मू's इनवाइट फॉर दिस ईयर्स रिपब्लिक डे रिसेप्शन सेट टू ऑनर क्राफ्ट्स फ्रॉम साउथ। तो हर साल कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट के, कुछ हर साल कुछ ऐसे स्पेशल चीजें रिपब्लिक डे परेड का पार्ट बनती हैं, चाहे वो झांकियों में, और जिस पर यूपीएससी एग्जाम पूछ सकती है। अब यूपीएससी में सवाल आ सकता है। अब देखिए ना, इस साल आपके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहली बात तो, एट्टिकोपक्का टॉयज, कहां से हैं ये टॉयज? दे आर फाउंड इन आंध्र प्रदेश। द सॉफ्ट वुड एंड लैकर टॉयज, ये बहुत सॉफ्ट वुड के बनाए जाते हैं, पेंटेड होते हैं, लैकर क्योंकि चमकीले होते हैं इसलिए लैकर टॉयज आर फ्रॉम आंध्र प्रदेश। दे आर वैल्यूड फॉर द यूज ऑफ नेचुरल डाइज एंड थीम डिपिक्टिंग एवरीडे लाइफ। इसके अंदर जो डाई, जो कलर लगाया गया ना, वो नेचुरल मेड है, कोई केमिकल नहीं है, तो बच्चे खेल सकते हैं बहुत सेफली। और इंडिया वैसे भी टॉय इंडस्ट्री को ग्रो करना चाहता है, चाइना का एक बड़ा कॉम्पिटिटर बनना चाहता है, तो इसलिए ना ये वैसे भी न्यूज में रहता है। क्वेश्चन बनेगा, एटिकोपक्का टॉयज आर फ्रॉम तमिलनाडु और फ्रॉम कर्नाटका? नहीं,
आंध्र प्रदेश से। ऐसे सवाल को हमें डील करना है। पोचमपल्ली इकत, ठीक है ना, तो इसके ना पेंसिल पाउच बनाए जा रहे हैं जिसमें आप पेंसिल्स वगैरह रख सकते हो। ये तेलंगाना में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। तो पोचमपल्ली इकत ऑन अ पेंसिल पाउच। पोचमपल्ली इकत इज अ टाइप ऑफ कपड़ा, टेक्सटाइल, और वो आप पेंसिल पाउच बनाने के लिए यूज कर रहे हो। कौन से स्टेट से है जी? तेलंगाना से। अच्छा, कलमकारी, कलमकारी पेंटिंग्स होती हैं, और ये सवाल प्रीलिम्स में पहले आ चुका है। कलमकारी मतलब बैम्बू के ब्रश बनाए जाएंगे, कलम कलम बनाया जाएगा। कलम होता है ना पेन की तरह, पेन शेप में, उससे पेंटिंग की जाती है। तो कलमकारी ऑन बैम्बू, बैम्बू के ऊपर, बैम्बू इज अ फाइबर, यू नो, फाइबर के बैम्बू का निकाला जाता है। उस बैम्बू से आप एक पेज जैसा, एक पूरा डॉक्यूमेंट, एक मैन्यूस्क्रिप्ट जैसा डॉक्यूमेंट भी बना सकते हो। तो ये आपका न्यूज में है, ये सवाल बन सकता है। इस पे कुछ सवाल बन सकता है कि इसमें अ, कलमकारी बैम्बू के ऊपर यूज हुई है इस बार रिपब्लिक डे के अंदर। एनीथिंग कैन बी आस्क्ड, राइट? हमें तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझने हैं। कांचीपुरम सिल्क एज अ पाउच। तो सिल्क में महेश्वरी सिल्क हो गया। अच्छा, सिल्क में ना इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज जहाँ पे सिल्क की मेजर वेराइटी सारी पाई जाती है। एरी, तसर, मुगा, हमारे देश में सिल्क की सारी वेराइटी पाई जाती है। अच्छा, सबसे ज्यादा कौन से टाइप के सिल्क का प्रोडक्शन है? क्वेश्चन पूछा हूं, कमेंट बॉक्स में लिखना, होमवर्क है आपका। विच सिल्क हैज द हाईएस्ट परसेंटेज? एरी, मूगा, तसर, कौन सा सिल्क सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है? फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, सेकंड पे कौन सा है, थर्ड पे कौन सा है? तो कांचीपुरम सिल्क ये तमिलनाडु के ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है। इस पर सवाल आने की संभावना है। ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे जाते हैं जो कि आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो इस आर्टिकल के अंदर ये चीज हम इंपॉर्टेंट थीम्स के तौर पर उठा सकते हैं। कर्बिंग हेट स्पीच इज नॉट सेंसरशिप। तो बेसिकली हेट स्पीच क्या होता है पहले तो ये समझ लेते हैं। हेट, किसी के खिलाफ हेट मॉन्गर करना, हेट फैलाना, दुश्मनी क्रिएट करना, बुरा बोलना, इसे हेट स्पीच कहते हैं। वेयर यू आर एक्सप्रेसिंग, वेयर हेट स्पीच के बारे में बता रहा हूं। एक्सप्रेसिंग, अच्छा, एक्सप्रेस सिर्फ बोल के थोड़ी ना किया जाता है। थ्रू वर्ड्स, जेस्चर्स, एक्शंस। वर्ड्स, जेस्चर्स, एक्शंस, ये हेट स्पीच है। जहां पे आप भड़का रहे हो किसी को, यू आर एडवोकेटिंग वायलेंस। आप बोल रहे हो लड़ो जाके, मारो उसे, यू आर इंसाइटिंग वायलेंस, यू आर प्रमोटिंग हेट्रेड, यू आर जस्टिफाइंग हेट्रेड। धर्म के बीच में लड़ाई, जाति के बीच में लड़ाई, जेंडर्स के बीच में लड़ाई, कहीं पे भी कोई वायलेंस, कहीं पे भी कोई डिस्क्रिमिनेशन स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हो, वायलेंस या डिस्क्रिमिनेशन, क्या होता है ये? दिस इज कॉल्ड हेट स्पीच। यहां पे वायलेंस या डिस्क्रिमिनेशन स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। हेट स्पीच के अंदर आप अलग अलग तरीके से ऐसे, चाहे दिखा के कि ये इस पे हमला करता, ये एक्शन हो गया ना, बोल भी नहीं रहे तब भी। अब अभद्र आप इस तरीके से जेस्चर्स कर रहे हो, जेस्चरल रिमार्क्स हैं। इसके अलावा आप कोई भी ऐसी बात कह रहे हो जो किसी को एक्सट्रीम वायलेंस की तरफ ढकेलता है, दिस इज इंटॉलरेंस, प्योर इंटॉलरेंस, और ये इंटॉलरेंस नहीं होनी चाहिए। और इस वजह से कई सारे क्राइम्स, हेट स्पीच को क्राइम मानते हैं, एक हेट क्राइम मानते हैं, कई सारे क्राइम्स की कैटेगरी में आता है। आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन का आपको आजादी देता है कि आप अपनी बात रख सकते हो। यू हैव द राइट एंड द फ्रीडम टू स्पीक, टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। दिस राइट हैज बीन प्रोवाइडेड टू ऑल द सिटीजंस, ठीक है ना, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको गारंटी कर ही रहा है। इसके साथ साथ थोड़ा अगर हम और आगे पॉलिटी में बढ़ ही गए हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको अधिकार देता है अपनी बात रखने का, पर दूसरों के खिलाफ हिंसा नहीं फैला सकते। वो याद करो, कुछ एक्सेप्शंस पढ़े आपने? हाँ जी, आर्टिकल 19 के, कि इंडिया की सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी को डैमेज नहीं होना चाहिए, इंडिया की सिक्योरिटी पे कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए, इंडिया के पड़ोसी देशों के साथ फ्रेंडली रिलेशंस खराब नहीं होने चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर नहीं ब्रेक होना चाहिए, इनडिसेंट और इमोरल काम नहीं कर सकते।
किसी के खिलाफ डेफमेशन, झूठ फैलाना, गलत बात कहना नहीं होना चाहिए। एंड यू कैन नॉट इंसाइट अदर पीपल टू डू एन ऑफेंस। आप दूसरों को कोई क्राइम करने के लिए मोटिवेट नहीं कर सकते हो। दीज आर दी सर्टेन एक्सेप्शंस। तो भाई अगर राइट्स हैं तो उन राइट्स को बैलेंस रखा हुआ है, उन पे लिमिट लगाई हुई है कि अनलिमिटेड राइट नहीं है कि बोलने की आजादी है तो क्या किसी भी धर्म के लोगों को आपस में लड़वा दोगे, भिड़ा दोगे? विल यू लेट देम फाइट विद ईच अदर? विल यू स्प्रेड वायलेंस? विल यू स्प्रेड हेट्रेड? ऑल्दो द इंडियन लॉ डज नॉट डिफाइन, प्रीलिम्स में एक सवाल बन गया that Indian laws define hate speech. Constitution defines hate speech. झूठ, गलत। हमारे कानून में कहीं पे भी हेट स्पीच डिफाइन नहीं हुआ है। और सरकार अगर कोशिश करे हेट स्पीच रोकने की, कोई भड़का रहा था उसको अरेस्ट कर ले, सरकार उसकी वीडियो हटा दे यूट्यूब से, उसका आर्टिकल हटा दे इंटरनेट से, तो आप ये नहीं कह सकते कि सरकार सेंसरशिप कर रही है। सेंसरशिप का मतलब क्या है? सेंसरशिप का मतलब मैंने कोई आर्टिकल लिखा जिसमें मैं सरकार को क्रिटिसाइज कर रहा था, सरकार ने वो आर्टिकल हटवा दिया। सेंसरशिप का मतलब मैं कुछ ऐसा बोल रहा था जिसमें गवर्नमेंट कंसिडर टू बी रॉन्ग, गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगा, उसने वो हटवा दिया, मेरा इंटरनेट कनेक्शन ही बंद करवा दिया। एक स्टेट में इंटरनेट कनेक्शन बंद करा दिया। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेंसरशिप थी कुछ समय पहले, ठीक है ना? वीडियो टेक डाउन करा दी, बुक बैन करवा दी, सेंसरशिप होता है। अगर आपको सेंसरशिप करनी पड़ रही है, मजबूर हो हेट स्पीच को रोकने के लिए, तो वो सेंसरशिप नहीं है, वो सरकार का एक लेजिटिमेट कदम है, ऐसा यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स बॉडी के चीफ के द्वारा कहा गया है। ये बात याद रखनी है, क्योंकि आजकल फेसबुक पे, जो आज मेटा बन गया है, आजकल एक्स जो ट्विटर होता था, इंस्टाग्राम, इन सब पे फेक न्यूज बहुत जल्दी आग की तरह फैलती है, आग की तरह पहुंच जाती है। झूठी खबर, हेट स्पीच भी फैलाई जाती है, वीडियोस बनाई जाती है, ट्वीट किए जाते हैं, मैसेज किए जाते हैं। तो अगर उन पर फैक्ट चेक हो रहा है, वो देखा जा रहा है कि सच है झूठ है, या उनको हटा दिया जा रहा है, तो ये सेंसरशिप नहीं है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक उल्लंघन नहीं है। तुमने ही कुछ गलत की शुरुआत करी जिस पर सरकार तुम्हें कुछ गलत करने से रोक रही है। गवर्नमेंट इज प्रोहिबिटिंग यू टू नॉट टू यूज फ्री स्पीच एज एन एक्सक्यूज वाइल स्प्रेडिंग हेट स्पीच, ठीक है? इंडियन पीनल कोड अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग हमारे समाज में जो लोग, इतने सारी जनता, इतनी सारी पॉपुलेशन बटी हुई है, उनके बीच में एक फ्रेंडली रिलेशनशिप क्रिएट हो, उसको लाने की कोशिश करता है। इसलिए इंडियन पीनल कोड में 153A नाम का एक सेक्शन है, आईपीसी जो हमारा पुराना भारतीय संहिता था, पीनल कोड था, दैट इफ यू आर ट्राइंग टू प्रमोट एनिमिटी बिटवीन टू और मोर ग्रुप्स, आप दुश्मनी फैला रहे हो ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कि भाई ये अलग जाति का, तुम अलग जाति को, धर्म, प्लेस ऑफ बर्थ, कि मैं एक अलग स्टेट से हूं, तुम अलग स्टेट से हो, ये भी इंडिया में वायलेंस होता है। महाराष्ट्र के अंदर हमें, कर्नाटका के अंदर हमें ऐसे केसेस कई देखने मिले, जो यूपी बिहार से पॉपुलेशन वहां काम करने गई है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस, तुम यहाँ के रिहाइश नहीं है, तुम्हारी रहते नहीं हो, इस बेसिस पे भी वायलेंस, लैंग्वेज के बेसिस पे वायलेंस, कि आपको हमारी भाषा बोलनी पड़ेगी, ये एक अलग लैंग्वेज के आधार पर अलग वायलेंस हमने कुछ रिसेंट ईयर्स में स्प्रेड होते हुए देखा है, स्पेशली कर्नाटका के अंदर हम देख रहे हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटका, अगेन दीज टू आर एग्जांपल्स। तो ये किसी भी देश के अंदर हार्मनी को ब्रेक करता है, भाईचारे को, ब्रदरहुड को, और वैसे भी हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन तो फ्रेटर्निटी को, ब्रदरहुड को बढ़ावा देता है। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो 3 साल की, 3 इयर्स की पनिशमेंट है, जेल है, सजा है, सजा है, ठीक है ना? इस वजह से आपको देखने मिलेगा, हम रोकने की कोशिश करते हैं, और चुनाव के दौरान खास तौर पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हेट स्पीच की परमिशन नहीं है आपको, वो ये नहीं कि कुछ भी बोल दोगे, तो इसलिए इलेक्शंस के दौरान भी कंट्रोल में रखो। इसके लिए एक लॉ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, चुनाव के दौरान ये कानून बड़ा यूज होता है, जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं की जबान फिसलती है। अगर कोई नेता कोई भी हेट स्पीच फैलाएगा,
पर इसका इस्तेमाल ऑनेस्टली इतना होता नहीं है। तो सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एक पावर तो देता है कि कोई चुनाव लड़ रहा है और वो अगर हेट स्पीच फैला रहा है, अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको इलेक्शन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। पर ऑनेस्टली इतना इस्तेमाल होता है नहीं। बट एज पर द सुप्रीम कोर्ट, एक प्रवासी भलाई संगठन है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में साफ बोला था कि अगर आप हेट स्पीच के लिए अलग अलग लॉस का इम्प्लीमेंट करते हो तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के खिलाफ नहीं माना जाएगा। ये करना पूरी पूरी आज़ादी है इसको करने की। हाँ, ये है कि हेट स्पीच के केसेस सालों साल ना चले, और किसी के ऊपर अगर झूठा केस किया गया तो उसका सोल्यूशन एज सून एज पॉसिबल फाइंड आउट किया जाए। तो ये हमारा आर्टिकल था जिसमें इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करी। एआई का मिलिट्री में इस्तेमाल, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप ड्रोन्स चला सकते हो। आप ड्रोन्स सर्वेलेंस कर रहे हो किसी टेरिटरी के ऊपर, ड्रोन्स के माध्यम से जांच कर रहे हो किसी टेरिटरी के ऊपर, सर्वेलेंस जिसे हम कहते हैं। तो उससे आप आसानी से अपने टारगेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इट कैन बी वेरी यूजफुल इन वॉरफेयर, एडवांस वॉरफेयर, अर्बन वॉरफेयर। शहरों में, जंगलों में लोग छुपे हुए हैं, you want to counter them. How can you counter them? Use of AI is being utilized. इंडिया के अंदर भी अलग अलग सिक्योरिटी चैलेंजेस को और स्ट्रैटेजिक इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। अब समझिए, मैंने बताया ड्रोन टेक्नोलॉजी पहला सेक्टर हो गया जिसमें इस्तेमाल किया जा रहा है एआई का। प्रॉब्लम पता है क्या है? गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे हर्डल्स क्रिएट किए जा रहे हैं। एआई का इस्तेमाल कैसे होगा उस पर क्लैरिटी नहीं है, रूल्स रेगुलेशंस लॉज की कमी है, और प्राइवेट सेक्टर जो है वो अगर एक इकोसिस्टम बनाना चाहे ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो इकोसिस्टम बनाएगा कैसे उस पर क्लैरिटी नहीं है। इंडिया ने कई सारे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स बुलाई हैं दूसरे देशों से। इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट तो इतनी फेमस कंपनी है, वो वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पे बहुत बुलिश है। वो तो खूब पैसा डाल रही है, खूब पैसा लगा रही है। सो दिस मनी विच इज बीइंग पुट इनटू एआई, सम ऑफ विच शुड गो टू द डिफेंस डेवलपमेंट सेक्टर ऑल्सो। इंडिया ने वैसे ही कई सारे कदम लिए हैं। डीआरडीओ का नाम सुना है? डिफेंस डेवलपमेंट, डिफेंस रेगुलेशन, सॉरी डिफेंस रिसर्च, माफ कीजिएगा, एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये पहले से ही कई सारे डिफेंस टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर इनिशिएटिव लेके चल रही है। यहाँ पे ड्रोन्स डेवलपमेंट, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इन सब का इस्तेमाल पहले से किया जा रहा है। एआई का इस्तेमाल डिफेंस साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर करने के लिए किया जा रहा है। हमने तो ड्रोन्स में किलर बॉट्स का काम ये है कि ये पहले तो सर्वेलेंस करेंगे, ढूंढेंगे दुश्मन को, दुश्मन मिला तो जाके उससे टकरा जाएंगे। दीज आर ऑटोनॉमस वेपन। बट सोचो ना यार, ये तो एथिकली सही नहीं है ना। मशीन्स का इस्तेमाल कर रहे हो किसी की जान लेने के लिए। हालांकि वेपन्स तो हम बनाते ही हैं, बट इस पर एक एथिकल क्वेश्चन बन जाता है। तो वो इंटरनेशनल पैरामीटर्स क्या हैं जिसके बेसिस पर वेपन्स बनाए जा सकते हैं। हम कह रहे हैं हम एक ऐसा ड्रोन बनाएंगे जो दुश्मन को देखेगा, जाके अटैक करेगा, या जाके बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड हो जाएगा। तो आतंकवादी भी तो यूज कर सकते हैं। आप मशीन्स को ऐसे लाइफ एंड डेथ सिचुएशंस में डिसीजन लेने की पावर कैसे दे रहे हो? अगर वो मशीन, वो ड्रोन एआई से चल रहा है, वो किसी टेररिस्ट पे हमला कर रहा है, तो किसी मासूम इंसान के ऊपर, किसी मासूम जगह के ऊपर भी तो हमला कर सकता है जहां इनोसेंट लोग रहते हो। तो एक ना कहीं सवाल है इसके इस्तेमाल, इसके रेगुलेशंस के ऊपर, कैसे इसका इस्तेमाल होगा। एआई का बेसिकली चाइना डेवलपमेंट काफी तेजी से कर रहा है डिफेंस सेक्टर में, और इंडिया अगर अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करता तो पीछे रह जाएगा। तो इंडिया को क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए? पहली बात, पैसा नहीं है, पैसा डालो इस सेक्टर में। इन्वेस्टमेंट की जो भारी कमी है वो दूर हो सके, ठीक है ना। ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना पड़ेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्रिएट करनी पड़ेगी। इंडिया में मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा इंडियन मेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हार्डवेयर। दूसरे देशों से, एक देश से हार्डवेयर ले रहे हो, एक देश से सॉफ्टवेयर ले रहे हो, ये सही नहीं है। यू हैव टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन द फॉरेन टेक्नोलॉजी। और ये सब जो आप कह रहे हो कि डिपेंडेंसी रिड्यूस करना है,
रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी, ये सब आप जो चाह रहे हो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर डिपेंडेंसी हमें कम करना है, इसके लिए ना सरकार को और प्राइवेट सेक्टर को मिलके काम करना पड़ेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, तभी हो पाएगा। क्वेश्चन बना कल को मेंस के अंदर कि कैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया के डिफेंस सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, तो बताना। प्रॉपर कोलैबोरेशन होना चाहिए इंडिया के डिफेंस सेक्टर, प्राइवेट कंपनीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के बीच में, तभी जाके वो टैलेंट, वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो पाएगा, वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो पाएगा, वो लोग, वो स्किल्स, वो काबिलियत इंडिया में डेवलप हो पाएगी। समझ रहे मेरी बात? तो इसका पूरा एक फ्रेमवर्क क्रिएट करना जरूरी है, इस पर पूरा एक रिसर्च करना, पूरा एक रिसर्च बेस्ड आउटकम क्रिएट करना जरूरी है, तभी जाके एआई का आप मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, अलग अलग चैलेंजेस को दूर करने के लिए। और वैसे भी आज जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स है कि कोई नहीं जानता कल को एडवांस वॉरफेयर किस तरीके से हो। एक्सोस्केलेटन बनाए जा रहे हैं कि जैसे इंसान है, इंसान के ऊपर ही और वेपन्स चढ़ जाएंगे, ठीक है ना, उसके बॉडी का पार्ट उसके बॉडी के साथ अटैच हो जाएंगे, कंबाइन, आपने कई सारी साइंस फिक्शन मूवीज में देखा होगा। हम ऐसे एरिया के अंदर इनोवेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, एआई का वॉरफेयर में इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एथिकल पैरामीटर्स इसके डेवलप होने चाहिए कि कितने लेवल तक हम एआई इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये पैरामीटर अगर एक बार डेवलप हो गए ना, तभी जाकर हम एडवांस वॉरफेयर के लिए केपेबल बन पाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? इसमें मेंस का एक क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, जो जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर बन सकता है।